हे गाइस, जय महाकाल। वेलकम टू योर चैनल MPRM। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, निरंतर अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं घटना चक्र से करंट अफेयर, जो कि होगा वैज्ञानिक परिदृश्य। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चलिए गाइस पहले चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने प्यारे प्यारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। आज हम पढ़ेंगे रक्षा, अंतरिक्ष से संबंधित, चिकित्सा एवं पर्यावरणीय विज्ञान से संबंधित जितने भी नवीन घटनाएं हैं उन सबको हम पढ़ेंगे। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। किस योजना के लिए AI चैट बोर्ड लॉन्च किया है? तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लिए AI चैट बोर्ड को लॉन्च किया है। किसके लिए? प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लिए। इसे किसने लॉन्च किया है? तो यह कैलाश चौधरी हैं, उनके द्वारा लॉन्च किया गया है, जो कि केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री हैं। किसके द्वारा लॉन्च किया है? कैलाश चौधरी जी के द्वारा, जो केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि को कब लॉन्च किया गया था? फरवरी 2019 को लॉन्च किया गया था। किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत फरवरी 2019 में की गई थी। इस योजना से लाभान्वित पात्र किसानों को प्रति वर्ष कितनी या 3 समान किस्तों में कितनी धनराशि प्रदान की जाती है? तो 6,000 रुपये की धनराशि प्रदान की जाती है। प्रति वर्ष 3 समान किस्तों में 6,000 रुपये दिए जाते हैं। बोरलॉग फील्ड पुरस्कार 2023 किस भारतीय को प्रदान किया गया है? तो डॉक्टर स्वाति नायर जी को दिया गया है। बोरलॉग फील्ड पुरस्कार 2023 दिया गया है डॉक्टर स्वाति नायक को। यह पुरस्कार किस कार्य क्षेत्र में दिया जाता है? तो फील्ड रिसर्च एंड एप्लीकेशन में दिया गया है। फील्ड रिसर्च और एप्लीकेशन के क्षेत्र में दिया गया है। डॉक्टर स्वाति नायक कौन है? तो यह अंतर्राष्ट्रीय धान अनुसंधान संस्थान में भारतीय वैज्ञानिक हैं। अंतर्राष्ट्रीय धान अनुसंधान संस्थान में भारतीय वैज्ञानिक हैं। सितंबर 2023 में किस वायरस के संक्रमण से निपटने के लिए ट्रूनेट प्रशिक्षण जांच शुरू की गई है? तो निपाह वायरस के लिए। तो ट्रूनेट प्रशिक्षण की जांच निपाह वायरस के लिए की जाती है। यह अनुमति किसके द्वारा दी गई थी? तो इसकी अनुमति भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के द्वारा दी गई थी। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के द्वारा इसकी अनुमति दी गई थी। किस राज्य में निपाह वायरस के लोगों की मृत्यु हुई थी? तो केरल में निपाह वायरस से लोगों की मृत्यु हुई थी। निपाह वायरस किस तरह का वायरस है? तो यह एक जूनोटिक वायरस है। कैसा है? जूनोटिक वायरस है। सितंबर 2023 में मानव DNA में परिवर्तन की पहचान के लिए किस AI प्रोग्राम को विकसित किया गया है? तो अल्फा मिसेंस। मानव DNA में परिवर्तनों की पहचान करने के लिए AI की शुरुआत की गई है, या AI प्रोग्राम को विकसित किया गया है, जिसका नाम है अल्फा मिसेंस। इसे किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो गूगल डीप माइंड के द्वारा विकसित किया गया है। गूगल डीप माइंड के द्वारा। सितंबर 2023 में किसकी नई प्रजाति पेट्रीगोट्रिगल इंटरमीडिका खोजी गई है? तो यह एक समुद्री मछली है। क्या है? समुद्री मछली पेट्रीगोट्रिगल इंटरमीडिका, यह एक समुद्री मछली है। कहाँ खोजी गई है? तो पश्चिमी बंगाल में खोजी गई है। किसके द्वारा खोजी गई है? तो भारतीय प्राणी सर्वेक्षण के द्वारा पश्चिम बंगाल में खोजी गई। यह मछली किस कुल से संबंधित है? तो यह ट्रिगलिडी फैमिली से संबंधित है। टिग्लिडिया फैमिली से संबंधित है। भारतीय नौसेना ने तकनीकी सहयोग और संयुक्त अनुसंधान एवं विकास के लिए किस संस्थान के साथ समझौता किया है? तो जो भारतीय नौसेना है उसने तकनीकी सहयोग एवं संयुक्त अनुसंधान एवं विकास के लिए भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु के साथ समझौता किया है। बंगले में जाएंगे, सारी विज्ञान समझ लेंगे। भारतीय नौसेना, तो भारतीय नौसेना तकनीकी सहयोग और संयुक्त अनुसंधान के लिए विकास के लिए भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु के साथ समझौता किया है। जैव रसायन के पहलुओं पर राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो MS विश्वविद्यालय बड़ौदा में किया गया है। जितने भी जो जैव रसायन है उनके पहलुओं की जितनी भी राष्ट्रीय संगोष्ठी है वहाँ पे की गई है MS विश्वविद्यालय बड़ौदा में। स्वदेशी रूप से निर्मित कितनी स्वनिष्क्रिय एंटी टैंक माइंस को भारतीय थल सेना में शामिल किया गया है? तो 600। तो कितनी स्वदेशी रूप से निर्मित स्वनिष्क्रिय एंटी टैंक माइंस को भारतीय थल सेना में शामिल किया गया है? 600। स्वनिष्क्रिय एंटी टैंक मिसाइल को किस नाम से जाना जाता है? तो विभव।
निष्क्रिय एंटी टैंक माइंस को विभव के नाम से जाना जाता है। विभव का उत्पादन भारतीय नौसेना के लिए किसके द्वारा किया गया था? कल्याणी ग्रुप्स के द्वारा किया गया है। विभव का उत्पादन भारतीय नौसेना में कल्याणी ग्रुप्स के द्वारा किया गया है। विभव कितने दिन बाद स्वतः निष्क्रिय हो जाता है? तो यह 120 दिन बाद स्वतः निष्क्रिय हो जाता है। विभव कितने दिन बाद स्वतः निष्क्रिय हो जाता है? 120 दिन बाद। विश्व लिम्फोमा जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व लिम्फोमा जागरूकता दिवस 15 सितंबर को मनाया जाता है। 15 सितंबर को। यह दिवस पहली बार कब मनाया गया था? 15 सितंबर 2004 को मनाया गया था पहली बार। 15 सितंबर 2004 को मनाया गया था पहली बार। लिम्फोमा गठबंधन की शुरुआत कब हुई थी या स्थापना कब की गई थी? 2002 में की गई थी। लिम्फोमा गठबंधन की स्थापना 2002 में की गई थी। लिम्फोमा किस बीमारी का एक समूह है? तो लिम्फोमा रक्त कैंसर से संबंधित है। लिम्फोमा रक्त कैंसर से संबंधित है। उच्च रक्तचाप के वैश्विक प्रभाव पर अपनी प्रथम रिपोर्ट किसने जारी की है? विश्व स्वास्थ्य संगठन ने। उच्च रक्तचाप के वैश्विक प्रभाव पर अपनी प्रथम रिपोर्ट विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा जारी की गई है। उच्च रक्तचाप विश्व में 3 में से कितने वयस्क व्यक्तियों को प्रभावित करता है? तो 1 व्यक्ति को प्रभावित करता है। उच्च रक्तचाप विश्व में 3 में से 1 वयस्क व्यक्ति को प्रभावित करता है। इस बीमारी से पीड़ित 3/4 से अधिक वयस्क व्यक्ति किस देश में हैं? तो यह निम्न मध्य आय वाले देशों में आते हैं। तो 3/4 से अधिक वयस्क व्यक्ति जो कि उच्च रक्तचाप से संबंधित बीमारी से पीड़ित हैं, वह निम्न और मध्यम आय वाले देश हैं। BAE सिस्टम्स ने किसके साथ भारत में BBS-10 अल्ट्रेन वाहन लेने के लिए समझौते या साझेदारी की है? तो L&T के द्वारा। BAE सिस्टम्स ने भारत में BBS-10 ऑल टेरेन वाहन के साथ साझेदारी के लिए L&T से समझौता किया है। BBS-10 के नए संस्करण का क्या नाम होगा? तो BBS-10 का होगा सिंधु। BBS-10 का नए संस्करण का नाम है BBS-10 सिंधु। सितंबर 2023 में खबरों में रहा मत्स्य 6000 क्या है? 2023 में खबरों में रहा मत्स्य 6000 एक मानवयुक्त पनडुब्बी वाहन है। मत्स्य 6000 मानवयुक्त पनडुब्बी वाहन। भारत के पहले मानवयुक्त पनडुब्बी वाहन को किस मिशन के तहत परीक्षण किया गया था? तो समुद्री यान मिशन के तहत इसका परीक्षण किया गया था। पहला मानवयुक्त पनडुब्बी वाहन को समुद्री यान मिशन के तहत परीक्षण किया गया था। किस वर्ष 3 भारतीयों के साथ मत्स्य 6000 का समुद्र में जलावतरण किया जाएगा? तो वर्ष 2026 में। 3 भारतीयों के साथ मत्स्य 6000 समुद्र में जलावतरण कब करेगा? 2026 में। 3 भारतीयों को मत्स्य 6000 के साथ समुद्र में कितनी गहराई पर जलावतरण किया जाएगा? तो 6000 मीटर तक जाएगा। कितने मीटर तक जाएगा? 6000 मीटर तक जाएगा। भारत में पहले मानवयुक्त समुद्रयान मिशन का उद्देश्य क्या है? तो समुद्र में जो दुर्लभ खनिज संसाधनों की खोज करना। तो पहले मानवयुक्त समुद्रयान मिशन का उद्देश्य है समुद्र के दुर्लभ खनिज संसाधनों की खोज करना। भारत से पहले कितने देशों ने मानव सबमर्सिबल का निर्माण किया है? तो 5 देशों के द्वारा किया गया है। अमेरिका, रूस, जापान, फ्रांस और चीन। भारत से पहले 5 देशों ने मानव सबमर्सिबल का निर्माण कर लिया है। अमेरिका, रूस, जापान, फ्रांस और चीन। मत्स्य 6000 को किसने विकसित किया है? तो यह राष्ट्रीय समुद्री प्रौद्योगिकी संस्थान के द्वारा विकसित किया गया है। NIOT के द्वारा, राष्ट्रीय समुद्री प्रौद्योगिकी संस्थान के द्वारा मत्स्य 6000 को विकसित किया गया है। मत्स्य 6000 किस पदार्थ से बनी है? तो यह टाइटेनियम एलॉय की बनी हुई है। टाइटेनियम एलॉय की बनी है मत्स्य 6000। टाइटेनियम एलॉय की। इसका व्यास कितना है? तो 2.1 मीटर है। व्यास कितना है? 2.1 मीटर। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने सभी स्मार्टफोन के लिए किस घरेलू नेविगेशन सिस्टम को अनिवार्य कर दिया है? तो यह नाविक।
इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने स्मार्टफोन के लिए घरेलू नेविगेशन सिस्टम नाविक को अनिवार्य कर दिया है। सभी स्मार्टफोन के लिए नाविक प्रणाली को कब तक अनिवार्य कर दिया जाएगा? तो 2025 तक स्मार्टफोन के लिए नाविक प्रणाली को 2025 तक अनिवार्य कर दिया जाएगा। नाविक के संस्थान द्वारा विकसित स्वदेशी स्वतंत्र नेविगेशन उपग्रह प्रणाली है, तो इसरो के द्वारा विकसित की गई स्वदेशी स्वतंत्र नेविगेशन उपग्रह प्रणाली है, इसरो ने विकसित किया है। यह भारतीय मुख्य भूमि के साथ आसपास की लगभग कितने किलोमीटर क्षेत्र में सेवाएं प्रदान करती है? तो 1500 किलोमीटर तक आसपास सेवाएं प्रदान करती है। तो भारतीय भूमि में और मुख्य भूमि के आसपास भी लगभग 1500 किलोमीटर तक अपनी सेवाएं प्रदान करती है। नाविक में कुल कितने उपग्रह शामिल हैं? तो नाविक में है 7 उपग्रह शामिल। नाविक में कितने उपग्रह क्रमशः भूस्थैतिक कक्षा और भूतुल्यांकी कक्षा में स्थापित हैं? तो भूस्थैतिक कक्षा में 3 और भूतुल्यांकी कक्षा में 4 उपग्रह स्थापित किए गए हैं। तो नाविक में भूस्थितिक कक्षा में 3 और भूतुल्यांकिक कक्षा में 4 उपग्रहों को प्रक्षेपित किया गया है। यह किस देश के जीपीएस के समान है? तो अमेरिका के जीपीएस के समान है। नाविक का उद्देश्य क्या है? तो यह नेविगेशन में सहयोग के लिए सटीक स्थिति की सूचना प्रदान करता है। नेविगेशन में सहयोग के लिए सहायता के लिए सटीक स्थिति की सूचना प्रदान करता है। रक्षा विज्ञान प्रौद्योगिकी और उद्योग सहयोग पर भारत मलेशिया संयुक्त उप समिति की 10वीं बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। रक्षा विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं उद्योग सहयोग पर भारत मलेशिया संयुक्त उप समिति की 10वीं बैठक का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। इस बैठक की सह अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? राजीव प्रकाश भारत और एरिस जिमादी बिन तजुद्दीन मलेशिया के द्वारा इसकी सह अध्यक्षता की गई। तो इस बैठक में सह अध्यक्ष थे राजीव प्रकाश जो कि भारत से थे, और मलेशिया से थे एरिश जिमादी बिन तजुद्दीन। भारतीय वायुसेना द्वारा कार्गो विमान से टाइप 5 हैवी ड्रॉप सिस्टम का सफल परीक्षण किया गया है। इसका निर्माण किसने किया है? तो एरियल डिलीवरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट आगरा DRDO के द्वारा किया गया है। भारतीय नौसेना द्वारा कार्गो विमान में टाइप 5 हैवी ड्रॉप सिस्टम का सफल परीक्षण किया गया। यह निर्माण किया गया था एरियल डिलीवरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट आगरा के द्वारा, जो कि DRDO को सहयोग से। मतलब टाइप 5 हैवी ड्रॉप सिस्टम है, यह क्या है? तो यह है एक प्रकार का पैराशूट सिस्टम है। टाइप 5 हैवी ड्रॉप सिस्टम एक प्रकार का पैराशूट सिस्टम है। कितनी वजन उठा सकता है? तो यह 20 टन का वजन उठा सकता है। हाल ही में उड़ीसा में 5 लोगों की मौत के कारण खबरों में रहा स्क्रब टाइफस क्या है? तो यह एक जीवाणु है। उड़ीसा में 5 लोगों की मौत के कारण बने थे स्क्रब टाइफस का, जो कि एक प्रकार का जीवाणु है। स्क्रब टाइफस का मुख्य लक्षण क्या है? तो यह बुखार, ठंड लगना और सिरदर्द लक्षण है। बुखार, ठंड लगना और सिरदर्द इसके लक्षण हैं स्क्रब टाइफस के। स्क्रब टाइफस रोग का मुख्य वाहक क्या है? तो मांसपेशियों। स्क्रब टाइफस का मुख्य वाहक है मांसपेशियों। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण प्रशिक्षण संस्थान GSITI ने भारतीय प्राकृतिक संस्थान प्रबंधन तंत्र के अंतर्गत क्षमता निर्माण के लिए किससे समझौता किया है? तो यह समझौता हुआ है हमारे इसरो के द्वारा। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण प्रशिक्षण संस्थान GSITI ने राष्ट्रीय प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन तंत्र के अंतर्गत क्षमता निर्माण के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो इसरो के साथ समझौता किया है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण प्रशिक्षण संस्थान GSITI ने राष्ट्रीय प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन तंत्र के लिए इसरो के साथ समझौता किया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के साथ यह समझौता कितने वर्ष के लिए किया गया है? तो 5 वर्षों के लिए किया गया है। GSITI का मुख्यालय कहाँ है? हैदराबाद में। GSITI का मुख्यालय कहाँ है? हैदराबाद में है। GSITI की स्थापना कब हुई थी? 1976 में की गई थी। GSITI की स्थापना 1976 में हुई थी। दुनिया के पहले AI रोबोट को
प्रयोगात्मक सीईओ को कहाँ नियुक्त किया गया है? तो ये पोलैंड में दुनिया के पहले एआई रोबोट को प्रयोगात्मक सीईओ नियुक्त किया गया है पोलैंड में। इस एआई रोबोट सीईओ का नाम क्या है? तो मीका। इस एआई रोबोट सीईओ का नाम है मीका। एआई रोबोट सीईओ को किस कंपनी द्वारा नियुक्त किया गया है? तो डिक्टाडोर लक्जरी रम निर्माता ने। तो एआई रोबोट सीईओ को डिक्टाडोर लक्जरी रम निर्माता के द्वारा नियुक्त किया गया है। सशस्त्र बलों के लिए मानव रहित निर्देशित वाहन किसने लॉन्च किया है? तो एरोबोट ने। सशस्त्र बलों के लिए मानव निर्मित निर्देशित वाहन एरोबोट के द्वारा लॉन्च किया गया है। यह मानव रहित निर्देशित वाहन कितने किलोग्राम वजन ले जाने में सक्षम है? तो 200 किलोग्राम। जो मानव रहित निर्देशित वाहन है यह 200 किलोग्राम वाहन ले जाने में सक्षम है। एरोबोट की स्थापना संयुक्त रूप से किसके द्वारा की गई है? तो रघु वामशी ग्रुप और पार ईस्ट के द्वारा। तो एरोबोट की स्थापना या जो स्थापना है किसके द्वारा की गई है? रघु वामशी ग्रुप और पार ईस्ट के द्वारा। रघु वामशी ग्रुप का मुख्यालय कहाँ है? हैदराबाद तेलंगाना में है। रघु वामशी ग्रुप का मुख्यालय हैदराबाद तेलंगाना में है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1992 में इसकी स्थापना की गई थी। रघु वामशी ग्रुप की स्थापना 1992 में की गई थी। डॉली भेड़ क्लोन का निर्माण करने वाली टीम का नेतृत्व करने वाले किस वैज्ञानिक का 79 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया है? तो इयान बिलमुट का। डॉली भेड़ क्लोन का निर्माण करने वाली टीम का निर्देशन करने वाले वैज्ञानिक 79 वर्ष की अवस्था में इयान बुलमुट का निधन हो गया है। इयान बुलमुट का संबंध किस देश से है? तो यह ब्रिटेन के थे। इयान बुलमुट ब्रिटेन से थे। डॉली भेड़ क्लोन का जन्म कब हुआ था? 5 जुलाई 1996 को। डॉली भेड़ क्लोन का जन्म 5 जुलाई 1996 को हुआ था। नासा के किस टेलीस्कोप ने एक बाह्य ग्रह पर कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन की उपस्थिति दर्ज की है? तो यह है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के द्वारा। नासा ने जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के द्वारा एक बाह्य ग्रह पर कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन की उपस्थिति की खोज की है। इसकी खोज किस बाह्य ग्रह के अध्ययन के दौरान की गई है? तो K2-18b के द्वारा। इसकी खोज किस बाह्य ग्रह के अध्ययन के दौरान की गई है? तो K2-18b की खोज के अध्ययन में की गई है। इसकी खोज K2-18b बाह्य ग्रह के अध्ययन के दौरान की गई है। यह ग्रह पृथ्वी से कितना दूर है? तो 120 प्रकाश वर्ष दूर है। यह 120 प्रकाश वर्ष दूर है। किस वैश्विक कंपनी ने अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी नवोन्मेष को समर्थन देने के लिए इसरो और इन स्पेस के साथ समझौता किया है? तो वैश्विक कंपनी ने अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी नवोन्मेष को समर्थन देने के लिए इसरो और इन स्पेस के साथ समझौता किया है अमेजन वेब सर्विसेज ने। अमेजन वेब सर्विसेज किस तरह का सहयोग देगा? ये किस प्रकार का सहयोग प्रदान करेगी? तो क्लाउड कंप्यूटिंग के जरिए अपनी सहायता देगी। क्लाउड कंप्यूटिंग के जरिए। क्लाउड कंप्यूटिंग कैसी प्रौद्योगिकी है? तो बिना इंस्टॉल किए डाटा प्रोग्राम को इंटरनेट में स्टोर और एक्सेस करना। क्लाउड कंप्यूटिंग जैसी प्रौद्योगिकी बिना इंस्टॉल किए डाटा प्रोग्राम को इंटरनेट में स्टोर और एक्सेस करना। कौन सी कंपनी अपने मोबाइल में इंडियन सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम नाविक तकनीक का इस्तेमाल करेगी? तो आईफोन। ऐसी कौन सी मोबाइल कंपनी है जो कि इंडियन सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम तकनीक का इस्तेमाल करेगी? आईफोन। किस राज्य में निपा वायरस से 2 लोगों की मृत्यु हुई है? केरल में। निपा वायरस का वाहक कौन है? चमगादड़। निपा वायरस का पता पहली बार किस देश में चला था? तो मलेशिया 1999 में। सितंबर 2023 में लगभग 4 शताब्दी बाद दिखा निशिमुरा क्या है? तो निशिमुरा एक धूमकेतु है। कब दिखा है? 4 शताब्दियों बाद दिखा है, सितंबर 2023 में। धूमकेतु निशिमुरा। यह किस रंग का धूमकेतु है? हरे रंग का धूमकेतु है निशिमुरा। हरे रंग को किस नाम से नामांकित किया जाता है? तो C/2023P1 से। तो जो हरे धूमकेतु है इसको नाम दिया गया है C/2023P1। इस धूमकेतु की खोज किसने की है? तो वैज्ञानिक हिदेयो
निशिमुरा के द्वारा की गई है। इस धूमकेतु की खोज वैज्ञानिक हिदो निशिमुरा के द्वारा की गई है। सितंबर 2023 में यह धूमकेतु कितनी शताब्दियों बाद दिखा है? तो 4 शताब्दी बाद। किस देश के वैज्ञानिकों ने सुअर के भ्रूण के अंदर सफलतापूर्वक मानव किडनी विकसित की है? तो चीन। किस वैज्ञानिकों ने सुअर के भ्रूण के अंदर सफलतापूर्वक मानव किडनी का विकास किया है? चीन ने। सितंबर 2023 में किस ग्रह पर सफलतापूर्वक ऑक्सीजन विकसित की गई है? मंगल पर। किस ग्रह पर ऑक्सीजन विकसित की गई है? मंगल पर। किस एजेंसी द्वारा मंगल ग्रह पर ऑक्सीजन विकसित की गई है? नासा के द्वारा। किसने मंगल ग्रह पर ऑक्सीजन विकसित की है? नासा ने। किस उपकरण से ऑक्सीजन विकसित की गई है? मोजी के द्वारा विकसित की गई ऑक्सीजन। मोजी का पूर्ण रूप क्या है? मास ऑक्सीजन इन सिचु रिसोर्स यूटिलाइजेशंस एक्सपेरिमेंट। मोजी का फुल फॉर्म है मास ऑक्सीजन इन सिचु रिसोर्स यूटिलाइजेशन एक्सपेरिमेंट। मंगल ग्रह को किस नाम से जाना जाता है? लाल ग्रह कहा जाता है। किस देश के वैज्ञानिकों ने स्टेम सेल का प्रयोग करते हुए 14 दिवसीय मानव भ्रूण मॉडल विकसित किया है? इजराइल ने। किस देश ने वैज्ञानिकों ने स्टेम सेल का उपयोग करते हुए 14 दिवसीय मानव भ्रूण मॉडल विकसित किया है? इजराइल ने। वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन का शुभारंभ कब किया गया है? तो 9 सितंबर 2023 को वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन का शुभारंभ किया गया है 9 सितंबर 2023 से। इस पहल के संस्थापक देश कौन हैं? भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्राजील। इस पहल के संस्थापक देश हैं भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्राजील। G20 देशों ने पर्यावरण जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए किस समझौते को अपनाया है? तो हरित विकास समझौता। G20 देशों ने पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए हरित विकास समझौता अपनाया है। भारत और दुनिया के अन्य हिस्सों में 6G वायरलेस प्रौद्योगिकी पर सहयोग के अवसरों का पता लगाने के लिए किसके मध्य समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं? तो भारत, 6G अलायंस और नेक्स्ट G अलायंस के बीच में। भारत और दुनिया के अन्य 6 हिस्सों में 6G वायरलेस प्रौद्योगिकी पर सहयोग के अवसर का पता लगाने के लिए एक समझौता ज्ञापन हुआ है। तो भारत, 6G अलायंस और नेक्स्ट G अलायंस के बीच में। किस देश ने मिनटमैन 3 मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? अमेरिका ने। तो मिनटमैन 3 मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है अमेरिका ने। मिनटमैन 3 किस तरह की मिसाइल है? अंतर्महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है। मिनटमैन 3 अंतर्द्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है, ICBM। इसका परीक्षण कहाँ किया गया है? वेंडेनबर्ग स्पेस फोर्स बेस कैलिफोर्निया में। इसका परीक्षण वेंडेनबर्ग स्पेस फोर्स बेस कैलिफोर्निया में किया गया है। मिनटमैन 3 मिसाइल की रेंज कितनी है? 10,000 किलोमीटर है। मिनटमैन मिसाइल की रेंज 10,000 किलोमीटर है। इसकी स्पीड 24,000 किलोमीटर प्रति घंटा है। 24,000 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी स्पीड है। सिलकर बनाए जाने वाले जहाज की प्राचीन भारतीय विधा को पुनर्जीवित करने हेतु परियोजना की शुरुआत कहाँ की गई है? गोवा में। सिलकर बनाए जाने वाले जहाज की जो प्राचीन भारतीय विधा है उसको पुनर्जीवित करने की परियोजना गोवा में चल रही है। सरकारी कर्मचारियों को साइबर सुरक्षा कौशल में प्रशिक्षित करने के लिए गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म ने किसके साथ समझौता किया है? तो सर्ट इन भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया टीम के साथ भारतीय सरकारी कर्मचारियों को साइबर सुरक्षा कौशल हेतु क्लाउड कंप्यूटर या फिर जो गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म है उसने समझौता किया है। भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया टीम सर्ट इन का गठन कब किया गया था? 2004 में किया गया था। सर्ट इन का गठन 2004 में किया गया था। भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया टीम है। इसके महानिदेशक कौन है? संजय बहल। इसके महानिदेशक है संजय बहल। गूगल क्लाउड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है? थॉमस कुरियन। गूगल क्लाउड के कार्यकारी अधिकारी हैं थॉमस कुरियन। कहाँ के वैज्ञानिकों द्वारा कैंसर की कोशिकाओं का पता लगाने के लिए और उन्हें खत्म करने के लिए नया दृष्टिकोण विकसित किया गया है? तो भारतीय विज्ञान संस्थान IISc के द्वारा कैंसर की कोशिकाओं का पता लगाने तथा उनको खत्म करने का नया दृष्टिकोण विकसित किया गया है भारतीय विज्ञान संस्थान के द्वारा। वैज्ञानिकों द्वारा किसका प्रयोग किया गया है? तो इसमें किसका प्रयोग किया जाएगा? तो सोने और तांबे के
सल्फाइड से बने हाइब्रिड नैनो कणों का प्रयोग किया जाएगा कैंसर की कोशिकाओं का पता लगाने तथा उन्हें खत्म करने के लिए सोने और तांबे के सल्फाइड से बने हाइब्रिड नैनो कणों का प्रयोग किया जाएगा। भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ पर है? बेंगलुरु में। भारतीय विज्ञान संस्थान की स्थापना कब हुई थी? 1909 में इसकी स्थापना की गई थी भारतीय विज्ञान संस्थान। विश्व ड्यूचेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी दिवस कब मनाया जाता है? 7 सितंबर को। विश्व ड्यूचेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी दिवस 7 सितंबर को मनाया जाता है। वर्ष 2023 के लिए इस वर्ष की थीम क्या थी? तो 2023 के लिए इसकी थीम थी ड्यूचेन ब्रेकिंग बैरियर। ड्यूचेन ब्रेकिंग बैरियर। यह किस प्रकार की बीमारी है? तो यह एक दुर्लभ आनुवांशिक बीमारी है। यह किस प्रकार की बीमारी है? तो यह एक दुर्लभ आनुवांशिक बीमारी है। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS पर सबसे ज़्यादा समय बिताने वाले अंतरिक्ष यात्री बन गए हैं फ्रैंक रूबियो। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर सबसे ज़्यादा समय बिताने वाले व्यक्ति बने हैं फ्रैंक रूबियो। इन्होंने अंतरिक्ष में कितना समय बिताया है? 371 दिन बिताए हैं। ये ISS पर कब गए थे? सितंबर 2022 में गए थे। इससे पूर्व यह रिकॉर्ड किन के नाम पर है? तो मार्क विदेहेई, जिन्होंने 355 दिन वहाँ पर बिताए थे, इनके नाम पर था। अब हो गया है फ्रैंक रूबियो के नाम पर। 371 दिन बिताए हैं, सितंबर 2022 में गए थे। साइंस एडवांसेस के प्रकाशित शोध के अनुसार भारत में कब तक भूजल में 3 गुना कमी का खतरा है? तो 2080 तक। साइंस एडवांसेस के प्रकाशित शोध के अनुसार भारत में भूजल में 3 गुना कमी का खतरा है 2080 तक। भारत के पहले AI संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम का क्या नाम है? तो इसका नाम है इंद्रजाल। भारत के पहले AI संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम का नाम है इंद्रजाल। किस कंपनी द्वारा इंद्रजाल को विकसित किया गया है? ग्रेने रोबोटिक्स हैदराबाद के द्वारा। ग्रेने रोबोटिक्स हैदराबाद के द्वारा इंद्रजाल को बनाया गया है। इंद्रजाल प्रणाली कितनी डिग्री सुरक्षा प्रदान करती है? तो यह 360 डिग्री सुरक्षा प्रदान करती है। यह कितने वर्ग किलोमीटर पर कवरेज प्रदान करती है? तो 4000 वर्ग किलोमीटर पर कवरेज प्रदान करती है। किस संस्थान ने ऑप्टिकली सक्रिय बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर नैनो कंपोजिट फिल्म बनाई है? तो ये बनाई है इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी गुवाहाटी के द्वारा। किस संस्थान ने ऑप्टिकली सक्रिय बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर नैनो कंपोजिट फिल्म बनाई है? इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी इन साइंस एंड नैनो टेक्नोलॉजी गुवाहाटी के द्वारा। इसका प्रयोग मुख्यतः किसके लिए किया जाएगा? तो यह लचीले डिस्प्ले ऑर्गेनिक LED बनाने में इसका प्रयोग किया जाएगा। इसका प्रयोग लचीले डिस्प्ले और ऑर्गेनिक LED बनाने में किया जाएगा। किस राज्य ने डिमेंशिया से निपटने के लिए पहल शुरू कर दी है? कर्नाटक ने। डिमेंशिया से निपटने के लिए शुरुआत की है कर्नाटक के द्वारा। डिमेंशिया या फिर मनोभ्रंश का मुख्य कारण क्या है? तो अल्जाइमर रोग डिमेंशिया या फिर मनोभ्रंश का मुख्य कारण है। सितंबर 2023 में किस रॉकेट द्वारा 22 स्टारलिंक उपग्रह लॉन्च किए गए हैं? फाल्कन 9 के द्वारा। सितंबर 2023 में रॉकेट द्वारा 22 स्टारलिंक उपग्रह लॉन्च किए गए हैं फाल्कन 9 के द्वारा। किस कंपनी ने 22 स्टारलिंक उपग्रह बनाए हैं? स्पेस एक्स ने। किस कक्षा में उपग्रह लॉन्च किए गए हैं? तो पृथ्वी की निचली कक्षा LEO में। उपग्रह कहाँ से लॉन्च किए गए हैं? फ्लोरिडा USA से इसको लॉन्च किया गया है। किस मिशन के तहत उपग्रह लॉन्च किए गए हैं? स्टारलिंक मिशन के तहत। फाल्कन 9 कितना चरणीय रॉकेट है? तो यह द्विचरणीय रॉकेट है। फाल्कन 9 रॉकेट का व्यास कितना है? 12 फीट है। सितंबर 2023 में किस रॉकेट के द्वारा 22 स्टारलिंक भेजे गए थे? तो फाल्कन 9 के द्वारा। स्टारलिंक उपग्रह लॉन्च किया गया है स्पेस एक्स के द्वारा। कहाँ से? तो मतलब किस कक्षा में किया गया है? तो पृथ्वी की निचली कक्षा में। LEO में। कहाँ से? कैलिफोर्निया मतलब फ्लोरिडा USA से किया गया है। इस उपग्रह का लॉन्च किस नाम से किया गया है? तो ये स्टारलिंक मिशन के तहत इसको लॉन्च किया गया है। फाल्कन 9 द्विचरणीय रॉकेट है। फाल्कन 9 का व्यास 12 फीट है। केंद्रीय समुद्री मत्स्यिकी अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों ने किस मछली के संपूर्ण जीनोम को डिकोड करने में सफलता प्राप्त की है? तो भारतीय ऑयल सीडिन मछली के द्वारा। केंद्रीय मछली
केंद्रीय समुद्री मत्स्यिकी अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों ने मछली के संपूर्ण जीनोम को डिकोड करने में सफलता हासिल की है। भारतीय ऑयल सर्डिन मछली ने किसके नेतृत्व में यह शोध किया गया है? तो डॉक्टर संध्या सुकुमारन के नेतृत्व में यह शोध किया गया है। केंद्रीय समुद्री मत्स्यिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? कोच्चि, केरल में। केंद्रीय समुद्री मत्स्यिकी अनुसंधान कोच्चि, केरल में है। इसकी स्थापना फरवरी 1947 में की गई थी। तो केंद्रीय समुद्री मत्स्यिकी अनुसंधान संस्थान ने मछली के जीनोम को डिकोड किया है मछली ऑयल सर्डिन मछली के द्वारा। इसका जो शोध है वह संध्या सुकुमारन के नेतृत्व में किया गया था। केंद्रीय समुद्री मत्स्यिकी अनुसंधान संस्थान कोच्चि, केरल में है। इसकी स्थापना फरवरी 1947 में की गई थी। किस कंपनी द्वारा इक्विलिटी ड्रोन प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया है? गरुण एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा इक्विलिटी ड्रोन प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया है। गरुण एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा यह कार्यक्रम किन लोगों को सशक्त बनाने के लिए है? तो यह दिव्यांग लोगों को सशक्त बनाएगा। किस शहर में यह कार्यक्रम चलाया गया है? चेन्नई में। गरुण स्पेस एक्स ने किसकी साझेदारी से यह कार्यक्रम शुरू किया है? तो भारतीय ड्रोन एसोसिएशन एंड नेशनल ड्रोन पायलट एसोसिएशन के साथ। यह कितने दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम है? 10 दिवसीय। गरुण एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड की स्थापना कब की गई है? 2015 में इसकी स्थापना की गई है। तो ये क्या है? चलिए देखते हैं फिर से। किस कंपनी ने इक्विलिटी ड्रोन प्रशिक्षण कार्यक्रम स्टार्ट किया है? तो गरुण एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड ने किया है। किनको सशक्त बनाएगा? दिव्यांगों को सशक्त बनाएगा। कहाँ पर स्टार्ट किया गया है? चेन्नई में। एरोस्पेस ने किसके साथ यह कार्यक्रम स्टार्ट किया है? तो भारतीय ड्रोन एसोसिएशन एंड नेशनल ड्रोन पायलट एसोसिएशन के द्वारा। कितने दिवसीय प्रशिक्षण है? तो 10 दिवसीय प्रशिक्षण दिया जाएगा। गरुण एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड की स्थापना 2015 में की गई थी। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण को बांस आधारित किस उत्पाद के लिए पेटेंट प्राप्त हुआ है? तो पुनः प्रायोज्य स्ट्रॉ के लिए बांस आधारित जो उत्पाद है उसको पेटेंट कराया गया है। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण को बांस आधारित किस उत्पाद के लिए? तो पुनः प्रायोजित स्ट्रॉ के लिए पेटेंट प्राप्त हुआ है। इसका निर्माण बांस की किस प्रजाति के द्वारा किया जाता है? सिजोस्टेचियम अंडमानिकम के लिए इस प्रजाति से इसको बनाया जाता है। सिजोस्टेचियम अंडमानिकम के द्वारा बांस की उक्त उपप्रजाति किस राज्य में पाई जाती है? तो अंडमान निकोबार में पाई जाती है। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण की स्थापना कब हुई थी? तो 1890 में भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण की स्थापना की गई थी। तो भारतीय जो वनस्पति सर्वेक्षण है उसको बांस से पुनः प्रायोजित स्ट्रॉ बनाने के लिए पेटेंट प्राप्त हो गया है। तो यह प्रजाति किस प्रजाति से बनाई जाती है? तो सिजोस्टेचियम अंडमानिकम के द्वारा बनाई जाती है। उक्त प्रजाति अंडमान निकोबार में पाई जाती है। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण की स्थापना 1890 में की गई थी। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का मुख्यालय कोलकाता में है। वन वीक वन लैब कार्यक्रम का आयोजन किसके द्वारा किया गया है? तो वैज्ञानिक और औद्योगिकी अनुसंधान परिषद के द्वारा, सीसर के द्वारा किया गया है। इसकी स्थापना वन वीक वन लैब कार्यक्रम का आयोजन वैज्ञानिक औद्योगिकी अनुसंधान परिषद के द्वारा किया गया। और जो भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का मुख्यालय है वह कलकत्ता में है। 7 सितंबर 2023 को किस देश ने मून मिशन मून स्नाइपर लॉन्च किया है? तो जापान ने। जापान, वाह। तो मून मिशन का नाम है मून स्नाइपर, इसको लॉन्च किया है जापान ने। किस रॉकेट से लॉन्च किया गया है? तो H2A से इसको लॉन्च किया गया है। कहाँ से लॉन्च किया गया है? तो तानेगाशिमा अंतरिक्ष केंद्र से इसको लॉन्च किया गया है। यह मिशन चांद की सतह पर कब लैंड करेगा? तो फरवरी 2024 में पहुंचेगा। क्या नाम है इनका? मून मिशन है मून स्नाइपर। इसको जापान ने लॉन्च किया है 7 सितंबर 2023 को। इसका जो रॉकेट है वह है H2A। यह लॉन्च किया गया है तानेगाशिमा अंतरिक्ष केंद्र से और यह फरवरी 2024 तक चंद्रमा पर पहुंचेगा। किस देश ने फ्यूजियान वेनेटर प्रोडिजियोसस नामक जुरासिक काल के पक्षी जैसे डायनासोर के जीवाश्म की खोज की है? तो चीन में इसकी खोज की गई है। क्या नाम है इसका? फ्यूजियान वेनेटर।
प्रेड्यूजियोसस नामक एक जुरासिक काल का पक्षी डायनासोर है जिसको चीन ने खोजा है। इसका मतलब जीवाश्म प्राप्त हुआ है। G20 के तत्वाधान में विज्ञान 20 सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इम्यूनिटी इंस्टीट्यूट नोएडा परिषद उत्तर प्रदेश में इसका सम्मेलन आयोजित किया गया है। क्या नाम है? तो इसका उद्घाटन किसने किया है? तो केंद्रीय जो मंत्री हैं हमारे जितेंद्र सिंह, इन्होंने इसका उद्घाटन किया है। सम्मेलन की थीम थी अभिनव और सतत विकास के लिए विघटनकारी विज्ञान। तो G20 के तत्वाधान में जो विज्ञान 20 है S20 सम्मेलन का आयोजन इम्यूनिटी इंस्टीट्यूट नोएडा परिषद उत्तर प्रदेश में किया गया। इसका उद्घाटन केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने किया है। इसकी थीम थी अभिनव और सतत विकास के लिए विघटनकारी विज्ञान। कैंसर के उपचार में लगने वाले समय को कम करने के लिए एक टीके का विकास किया गया है। किस देश ने किया है? इंग्लैंड ने। तो कैंसर के उपचार में लगने वाले समय को कम करने के लिए एक टीका बनाया है। एंटी कैंसर जैब का निर्माण किया है इंग्लैंड के द्वारा। प्रज्ञान रोवर ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर किस तत्व की पुष्टि की है? तो सल्फर की। चंद्रमा पर गया था खोज करने लेकिन मिला है सल्फर। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर किस तत्व की खोज की है? प्रज्ञान रोवर ने सल्फर की। किसने कार्बन क्रेडिट की निगरानी के लिए एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर विकसित किया है? UNDP के द्वारा कार्बन क्रेडिट की निगरानी करने के लिए ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर को विकसित किया है UNDP ने। इसे क्या नाम दिया गया है? राष्ट्रीय कार्बन रजिस्ट्री। इसके किस रूप से मान्यता प्राप्त है? तो यह एक डिजिटल पब्लिक गुड्स है, DPG है। UNDP का विस्तृत नाम क्या है? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। तो कार्बन क्रेडिट की निगरानी करने के लिए ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर को विकसित किया है UNDP ने। इसका नाम है राष्ट्रीय कार्बन रजिस्ट्री और इसको मान्यता दी है डिजिटल पब्लिक गुड्स के तौर पर। और UNDP का पूर्ण रूप होता है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। नवीकरणीय ऊर्जा, ग्रीन हाइड्रोजन और इससे डेरिवेटिव्स के संबंध में सहयोग के लिए NTPC ने किसके साथ समझौता किया है? तो ऑयल इंडिया लिमिटेड के द्वारा इसके साथ समझौता किया गया है। नवीकरणीय ऊर्जा, ग्रीन हाइड्रोजन और इसके डेरिवेटिव्स के संबंध में NTPC ने समझौता किया है ऑयल इंडिया लिमिटेड के साथ। भारत में किस स्पेस टेक स्टार्टअप द्वारा पहली बार ड्रोन आधारित हाई रेजोल्यूशंस ऑल वेदर इमेजिंग सिस्टम का अनावरण किया गया है? तो गैलेक्स आई। भारत ने स्पेस टेक स्टार्टअप द्वारा पहली बार ड्रोन आधारित हाई रेजोल्यूशंस ऑल वेदर इमेजिंग सिस्टम को अनावरण किया गया है जिसका नाम है गैलेक्स आई। किससे पहले भारतीय मिशन को सूर्य का अध्ययन करने के लिए लॉन्च किया गया है? आदित्य L1 को। तो भारत का मिशन है सूर्य का अध्ययन करेगा आदित्य L1। आदित्य L1 को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया है? तो PSLV C57 के द्वारा। किसके द्वारा आदित्य L1 को लॉन्च किया गया है? इसरो ने लॉन्च किया है। इसरो ने आदित्य L1 मिशन को कहाँ से लॉन्च किया है? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से। तो भारत का पहला सूर्य का अध्ययन करने वाला मिशन है आदित्य L1। इसको लॉन्च किया गया है PSLV C57 से। इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया है कहाँ से? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से। आदित्य L1 मिशन में L1 का क्या अर्थ होता है? तो लेगेंस पॉइंट 1 इसका पूर्ण रूप है। अंतरिक्ष में L1 पॉइंट कौन सी जगह होती है जहाँ पर दो खगोलीय पिंड जैसे सूर्य और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल संतुलन में हों, उन्हें लेगेंस पॉइंट कहा जाता है। तो L1 क्या है? तो यह लेगेंस पॉइंट का नाम है। यह कहाँ बनता है? तो जहाँ पर दो खगोलीय पिंड जैसे कि सूर्य और पृथ्वी का गुरुत्व केंद्र बल संतुलन हो जाता है, वहाँ पर बनता है। विश्व में पहली बार किसी महिला के दिमाग से निकलने वाले कीड़े की लंबाई कितनी है? तो 8 सेंटीमीटर है। ऑस्ट्रेलियाई महिला के दिमाग से निकाले गए परजीवी कीड़े का नाम क्या है? तो ऑफिडा एक्रिस रोबर्टसी इसका नाम है। ऑफिडा एक्रिस रोबर्टसी किस जीव में पाया जाता है? तो यह सांप में पाया जाता है। तो विश्व में पहली बार महिला के दिमाग से एक कीड़ा निकाला गया है जिसकी लंबाई है 8 सेंटीमीटर और इसका नाम है, यह एक परजीवी है कीड़ा जिसका नाम है ऑफिडा एक्रिस रोबर्टसी। यह ऑस्ट्रेलियाई महिला के दिमाग से निकाला है और यह पाया जाता है सांप में। अगस्त 2023 में किसकी सुरक्षा के लिए नव मित्र डिवाइस विकसित की गई है? मछुआरों की सुरक्षा के लिए नव
मित्र डिवाइस लॉन्च की गई है। यह उपकरण किसके द्वारा विकसित किया गया है? अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र अहमदाबाद के द्वारा इसका विकसित किया गया है। अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र अहमदाबाद के द्वारा। नवमित्र डिवाइस किस पर आधारित संचार प्रणाली है? तो उपग्रह पर आधारित एक संचार प्रणाली है। नवमित्र डिवाइस मछुआरों की सहायता करेगी। अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र अहमदाबाद के द्वारा लॉन्च की गई है और नवमित्र डिवाइस एक उपग्रह है, एक उपग्रह संचार प्रणाली है। बियॉन्ड विजुअल रेंज स्वदेशी मिसाइल शस्त्र का परीक्षण किस विमान के द्वारा या किस विमान से किया गया है? तो हल्के लड़ाकू विमान तेजस से। बियॉन्ड विजुअल रेंज स्वदेशी मिसाइल अस्त्र का परीक्षण हल्के लड़ाकू विमान तेजस से किया गया है। यह परीक्षण कहाँ पर किया गया है? गोवा तट पर। अस्त्र किस प्रकार की मिसाइल है? तो यह अत्याधुनिक सुपरसोनिक मिसाइल है। तो बियॉन्ड विजुअल रेंज स्वदेशी मिसाइल अस्त्र का परीक्षण हल्के लड़ाकू विमान तेजस से किया गया है 23 अगस्त 2023 को गोवा के तट पर, और यह एक अत्याधुनिक सुपरसोनिक मिसाइल है। अगस्त 2023 को किस देश ने पृथ्वी अवलोकन उपग्रह गाओफेन 1204 लॉन्च किया है? तो चीन के द्वारा। गाओफेन 1204 उपग्रह किस रॉकेट से लॉन्च किया गया है? तो लॉन्ग मार्च 4C से इसको लॉन्च किया गया है। पृथ्वी का अवलोकन उपग्रह गाओफेन 1204 किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? चीन ने, और यह एक रॉकेट है जिसको लॉन्ग मार्च 4C से लॉन्च किया। किस देश के वैज्ञानिकों ने बिना शुक्राणु अंडाणु और निषेचन के विश्व का पहला भ्रूण विकसित किया है? तो इजराइल के द्वारा। किस देश के वैज्ञानिक ने शुक्राणु अंडाणु और निषेचन की बिना विश्व का पहला भ्रूण विकसित किया है? इजराइल ने। CRPF ने प्रशिक्षित सुरक्षा टीमों में शामिल होने से पहले कर्मियों की मनोवैज्ञानिक जांच के लिए स्वदेशी रूप से विकसित किया सॉफ्टवेयर का स्विच किया है? तो ये है COPSYSS। इसे किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO के रक्षा मनोवैज्ञानिक अनुसंधान संस्थान DIPR के द्वारा विकसित किया गया है। COPSYSS का पूर्ण रूप क्या है? तो कंप्यूटरकृत मनोवैज्ञानिक स्क्रीनिंग सिस्टम। कंप्यूटरकृत मनोवैज्ञानिक स्क्रीनिंग सिस्टम। CRPF के प्रशिक्षित सुरक्षा टीमों में सम्मिलित करने के लिए पहले कर्मियों की मनोवैज्ञानिक जांच करने के लिए एक स्वदेशी रूप से विकसित किया गया है सॉफ्टवेयर जिसका नाम है क्रॉप्सिस, और इसको विकसित किया गया है DRDO ने और DIPR ने, रक्षा मनोवैज्ञानिक अनुसंधान संगठन ने। यह क्या है? तो यह एक कंप्यूटरकृत मनोवैज्ञानिक स्क्रीनिंग सिस्टम है। COPSYSS। किस राज्य ने भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट स्कूल खोला है? तो केरल के द्वारा पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट स्कूल खोला है AI। देश के पहले AI स्कूल का नाम क्या है? शांतिगिरी विद्या भवन। भारत का पहला AI स्कूल किस कक्षा के छात्रों के लिए है? तो कक्षा 8वीं से 12वीं तक के लिए। किस राज्य ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए पहला स्कूल खोला है? केरल ने। इसका नाम है शांतिगिरी विद्या भवन और 8वीं से 12वीं तक के लिए खोला गया है। आत्मनिर्भर भारत को सशक्त बनाने के लिए किसने खादी रक्षा सूत्र खादी राखी का शुभारंभ किया है? तो ये किया गया खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग के द्वारा, KVIC के द्वारा। खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग KVIC किस मंत्रालय के अधीन आता है? तो MSME मंत्रालय के अंतर्गत आता है। KVIC किस तरह का निकाय है? तो यह एक वैधानिक निकाय है। अगस्त 2023 को IT कंपनी इन्फोसिस ने किसे अपना नया ब्रांड एम्बेसडर चुना है? तो राफेल नडाल को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है इन्फोसिस ने। राफेल नडाल किस देश के टेनिस खिलाड़ी हैं? तो स्पेन के। इन्फोसिस ने किस महिला टेनिस खिलाड़ी को अपना ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो ईगा स्विटेक को। तो इन्फोसिस ने किससे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है नया? राफेल नडाल को। यह स्पेन से हैं। और महिला टेनिस खिलाड़ी को भी अपना ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाया है जिनका नाम है ईगा स्विटेक।
इलेक्ट्रॉनिक्स अनुप्रयोगों हेतु एक अभिनव शीतलन समाधान तकनीक किसने विकसित की है? तो IIT मद्रास भारत और खलीफा विश्वविद्यालय UAE के द्वारा विकसित की गई है। इलेक्ट्रॉनिक्स अनुप्रयोग हेतु एक अभिनव शीतलन समाधान तकनीक IIT मद्रास और खलीफा विश्वविद्यालय UAE के द्वारा विकसित की गई है। मेटा ने गूगल कोड लेखन में सहायता के लिए किस AI को लॉन्च किया है? तो कोड लामा को। मेटा ने कंप्यूटर कोड लेखन के लिए सहायता देने के लिए एक AI को लॉन्च किया गया है जिसका नाम है कोड लामा। रक्षा मंत्रालय ने नौसेना के लिए 5 फ्लीट सपोर्ट जहाज़ों के लिए किसके साथ अनुबंध किया है? तो भारतीय हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड ने। रक्षा मंत्रालय ने नौसेना के लिए 5 फ्लीट सपोर्ट जहाज़ों के लिए अनुबंध किया है हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड से। यह अनुबंध कितने रुपए का है? तो 19,000 करोड़ रुपए का 19,000 करोड़ रुपए का अनुबंध है। US फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने शिशुओं को RSV से बचाने के लिए किस वैक्सीन को मंजूरी दे दी है? रेस्पिरेटरी सिंचाइट्रियल वायरस वैक्सीन। तो US फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने शिशुओं को RSV से बचाने के लिए वैक्सीन को मंजूरी दे दी है जिसका नाम है रेस्पिरेटरी सिंचाइट्रियल वायरस वैक्सीन। किस कंपनी ने सहयोगात्मक कार्यों के लिए अपोलो नामक एक ह्यूमनॉइड रोबोट का अनावरण किया है? एप्टॉनिक के द्वारा। किस कंपनी ने सहयोगात्मक कार्यों के लिए अपोलो नामक ह्यूमनॉइड रोबोट का अनावरण किया है? एप्टॉनिक के द्वारा। अपोलो रोबोट का भार कितना है? तो 72.6 किलोमीटर इसका भार है। यह रोबोट कितना लंबा है? तो 1.7 मीटर लंबा है। तो अपोलो रोबोट एक ह्यूमनॉइड रोबोट है जिसको एप्टॉनिक के द्वारा बनाया गया है। इसका भार है 72.6 किलोमीटर। यह लंबा है 1.7 मीटर। भारत का पहला कार्बन नेगेटिव गैरीसन कौन है? तो कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग पुणे। भारत का पहला कार्बन नेगेटिव गैरीसन है कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग पुणे। भारत का पहला बायोडाइवर्सिटी एटलस किस गांव का जारी किया गया है? तो मायिम गोवा। भारत का पहला बायोडाइवर्सिटी एटलस किस गांव के द्वारा जारी किया गया है? मायिम गोवा के द्वारा। यह एटलस किसने जारी किया है? तो प्रमोद सावंत जो कि मुख्यमंत्री हैं गोवा के। मायिम गोवा के द्वारा एक एटलस बनाया गया है बायोडाइवर्सिटी एटलस। मायूम गोवा में गांव है उसके द्वारा। यह एटलस जारी किया है प्रमोद सावंत ने जो कि मुख्यमंत्री हैं गोवा के। इंडियन इम्यूनोलॉजिकल लिमिटेड IIL ने कब तक डेंगू वैक्सीन बनाने का लक्ष्य कहा है? जनवरी 2026 तक डेंगू की वैक्सीन बन जाएगी। इंडियन इम्यूनोलॉजी लिमिटेड ने जनवरी 2026 तक कहा है कि डेंगू की वैक्सीन बना लेंगे। भारत के पहले सिलेक्टिव कैटलिस्ट रिएक्टर SCR का निर्माण किसने किया है? तो भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड वेल के द्वारा। भारत के पहले सेलेक्टिव कैटलिस्ट रिएक्टर SCR ने निर्माण किसने किया है? तो भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड वेल के द्वारा। इस रिएक्टर से क्या लाभ होगा? तो यह नाइट्रोजन के ऑक्साइड के उत्सर्जन पर नियंत्रण करता है। वेल ने किस क्षेत्र का उपकरण है? तो यह एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपकरण है। वेल की स्थापना कब की गई थी? 1964 में इसकी स्थापना की गई थी। तो पहले सिलेक्टिव कैटलिस्ट रिएक्टर SCR को विकसित किया है वेल ने। इसका लाभ है कि यह नाइट्रोजन की ऑक्साइडों के उत्सर्जन पर नियंत्रण करेगा। वेल एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। इसकी स्थापना 1964 में हुई थी। स्पेस एक्स एजेंसी ने क्रू 7 मिशन को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से प्रक्षेपित किया है नासा ने। इसे किस रॉकेट से प्रक्षेपित किया गया है? फाल्कन 9 से। तो स्पेस एजेंसी ने क्रू 7 मिशन को अंतरिक्ष स्टेशन से प्रक्षेपित किया है नासा के द्वारा। इसको प्रक्षेपित किया गया है फाल्कन 9 से। हाल ही में हब्बल स्पेस टेलीस्कोप ने किस अनियमित आकाशगंगा की छवि खींची है? तो ESO 316 की छवि को खींचा है। किसने? हबल स्पेस टेलीस्कोप ने, जो कि आकाशगंगा है। इसका नाम है ESO
316। यह आकाशगंगा पृथ्वी से कितनी प्रकाश वर्ष दूरी पर स्थित है? तो 28.7 मिलियन प्रकाश वर्ष दूरी पर स्थित है। हाल ही में किस अभ्यारण्य में पहली बार एक दुर्लभ काला बाज देखा गया है? तो चैल वन्यजीव अभ्यारण्य में। चैल वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? हिमाचल प्रदेश में। इस बाज किस कुल से संबंधित है? तो यह है एक्सिप्रिटेड जाति से संबंधित है काला बाज। तो किस अभ्यारण्य में खोजा गया है एक दुर्लभ काला बाज? चैल वन्यजीव अभ्यारण्य में। यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है और यह इसकी जो प्रजाति है उसका नाम है एक्सिप्रिटेड। विश्व में जीवित परजीवी कृमियों का पहला मामला किस देश में पाया गया है? ऑस्ट्रेलिया में। विश्व में जीवित परजीवी कृमियों का पहला मामला ऑस्ट्रेलिया में देखा गया है। यह कब पाया गया था? तो 64 वर्षीय ऑस्ट्रेलियाई महिला के मस्तिष्क से सर्जरी के दौरान इसको प्राप्त किया गया है। इसकी लंबाई है 8 सेंटीमीटर। हरित हाइड्रोजन में अनुसंधान के लिए आईआईटी बॉम्बे ने किसके साथ समझौता किया है? तो HSBC ने समझौता किया है आईआईटी मुंबई के साथ। हरित हाइड्रोजन में अनुसंधान के लिए आईआईटी मुंबई ने किसके साथ समझौता किया है? तो HSBC के साथ आईआईटी मुंबई ने समझौता किया है। शोधकर्ताओं के द्वारा विकसित जेमिनी क्या है? तो जेमिनी एक नवीन रक्त परीक्षण तकनीक है। इसका विकास किस देश के शोधकर्ताओं ने किया है? ऑस्ट्रेलिया के। जेमिनी का पूर्ण रूप क्या है? जीनोम वाइल्ड इमिटेशनल इंसिडेंस फॉर नॉन इन्वेसिव डिटेक्शन ऑफ कैंसर। जेमिनी का पूर्ण रूप है जीनोम वाइल्ड म्यूटेशनल इंसिडेंस फॉर नॉन इवेंसिव डिटेक्शन फॉर कैंसर। यह तकनीक किस रोग के प्राथमिक स्तर पर बिना चीड़फाड़ की पहचान करती है? तो कैंसर की। तो जेमिनी क्या है? एक नवीन रक्त परीक्षण तकनीक है, ऑस्ट्रेलिया ने विकसित की है। इसका पूर्ण रूप है जीनोम वाइल्ड म्यूटेशनल इंसिडेंस फॉर नॉन इन्वेसिव डिटेक्शन ऑफ कैंसर। यह बिना चीड़फाड़ की पहचान करती है कैंसर की। डेल्फिटिया टिशुरुहाटेसिस क्या है? तो यह एक प्रकार का बैक्टीरिया है। डेल्फिटा शुरुहाइटेसिस एक प्रकार का बैक्टीरिया है। यह कहाँ पाया जाता है? तो एनाफिलीज मच्छर की आंत में पाया जाता है। यह कौन सा स्ट्रेन प्लाज्मोडियम मलेरिया परजीवी को नियंत्रित करने में सक्षम है? तो TC1 स्ट्रेन के प्लाज्मोडियम मलेरिया परजीवी को नियंत्रित करने में सक्षम है। तो क्या है? डेल्फिटिया शुरुहाइटेसिस क्या है? एक प्रकार का बैक्टीरिया है। यह एनाफिलीज मच्छर की आंत में पाया जाता है। यह TC1 स्ट्रेन प्लाज्मोडियम परजीवी को नियंत्रित करने में सक्षम है। प्रसवोत्तर अवसाद क्या है? तो यह एक प्रकार का मनोविकार है। इससे कौन प्रभावित होता है? महिलाएं जो बच्चों के जन्म के बाद। इनका मुख्य लक्षण होता है उदासी, चिंता, थकावट, भूख, वजन में कमी। इसके लिए पहली ओरल दवा जुर्जुवे को किसने मंजूरी दी है? तो US फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा इसको मंजूरी दी गई है। तो प्रसवोत्तर अवसाद एक प्रकार की मनोवैज्ञानिक बीमारी है जिससे महिलाएं प्रभावित होती हैं बच्चों के जन्म के बाद। इसमें उदासी, चिंता, थकावट, भूख, वजन में कमी लक्षण होते हैं। इसकी ओरल दवा है जुर्जुवे। थायरोसॉरस इंडिकस क्या है? तो यह एक डायनासोर का जीवाश्म है। थायरोसॉरस इंडिकस एक प्रकार का डायनासोर का जीवाश्म है। भारत में इसकी खोज कहाँ की गई है? तो राजस्थान के जैसलमेर में की गई है। यह जीवाश्म कुल के डायनासोर का है। तो यह ड्रिकायोसार्डी कुल का है। ड्रिकायोसार्डी कुल का है। यह कितने वर्ष पुराने डायनासोर के अवशेष हैं? तो 167 मिलियन वर्ष पुराने डायनासोर का अवशेष है। पूर्व में इस कुल के जीवाश्म कहाँ से पाए गए थे? तो यह दक्षिणी अमेरिका और अफ्रीका के मेडागास्कर से पाए गए थे। अफ्रीका और मेडागास्कर में दुनिया के सबसे पहले ह्यूमनॉइड रोबोट पायलट का नाम क्या है? तो पीवोट। तो पहला ह्यूमनॉइड पायलट रोबोट है पीवोट। इसका विकास किसके द्वारा किया गया है? तो कोरिया
एडवांस्ड इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा इसको बनाया गया है। कोरिया एडवांस इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा इसको विकसित किया गया है। पाम काकटू किसकी एक प्रजाति है? तो पाम काकटू एक भूरे और काले रंग के तोते की प्रजाति है। पाम काकटू भूरे काले रंग का एक तोता है। यह कहाँ की स्थानीय प्रजाति है? तो यह न्यू गिनी, अरू द्वीप और केप आर्क प्रायद्वीप पर पाया जाता है। न्यू गिनी, अरू द्वीप, केप आर्क प्रायद्वीप पर पाया जाता है। सफलतापूर्वक क्लोन की जाने वाली पहली मानव कोशिका कौन सी है? तो हेनरिटा लेक्स हेला कोशिका। सफलतापूर्वक क्लोन की जाने वाली पहली मानव कोशिका है हेनरिटा लेक्स कोशिका, हेला कोशिका भी कहा जाता है। इस कोशिका की विशेषता क्या है? तो यह उत्परिवर्तन के कारण विभाजित होने की क्षमता के कारण कभी भी जीर्णता बिंदु तक नहीं पहुंचती। उत्परिवर्तन के कारण विभाजित होने की क्षमता के कारण कभी भी जीर्णता बिंदु तक नहीं पहुंचती। किस देश ने विश्व का पहला BS6 स्ट्रेन सेकंड इलेक्ट्रिफाइड फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल का अनावरण किया है? तो भारत ने विश्व का पहला VS6 स्टेज सेकंड इलेक्ट्रिफाइड फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल का अनावरण किया है भारत ने। यह वाहन किन ईंधनों पर चलने में सक्षम है? तो यह फ्लेक्सी फ्यूल मतलब एक से अधिक फ्यूल और बैटरी से चलने में सक्षम है। इसका क्रियान्वयन किसके द्वारा किया गया है? तो डिजिटल यूनिवर्सिटी केरल के द्वारा इसका क्रियान्वयन किया गया है। इस कार्यक्रम का कुल परिव्यय बजट है 94.85 करोड़ रुपए। 94.85 करोड़ रुपए। हाल ही में भारतीय वायुसेना में किस ड्रोन को शामिल किया गया है? तो हेरॉन मार्क 2 ड्रोन को भारतीय वायुसेना में शामिल किया है। हेरॉन मार्क 2 ड्रोन को। इस ड्रोन को किस देश से आयात किया है भारत ने? भारत ने इसको इजराइल से खरीदा है। हेरॉन मार्क 2 ड्रोन को इजराइल से खरीदा है। दक्षिण एशिया में पहला प्रजाति अस्तित्व केंद्र स्थापित करने के लिए IUCN स्पीसीज सर्वाइवल कमीशन ने किसके साथ समझौता किया है? तो भारतीय वन्यजीव ट्रस्ट WTI के साथ दक्षिण एशिया में पहला प्रजाति अस्तित्व केंद्र स्थापित करने के लिए IUCN ने स्पीसीज सर्वाइवल कमीशन के साथ मिलकर भारतीय वन्यजीव ट्रस्ट के साथ समझौता किया है। यह केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? भारत में। यह अस्तित्व केंद्र विश्व में अपनी प्रकार का किस क्रम का केंद्र है? तो यह 10वां केंद्र है। IUCN का पूरा नाम क्या है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। IUCN का पूरा नाम है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कन्वेंशनल कंजर्वेशन ऑफ नेचर। सौर ऊर्जा अनुसंधान में तेजी लाने के लिए किस रोबोट को डिज़ाइन किया गया है? रोबो मैपर। सौर ऊर्जा अनुसंधान में तेजी लाने के लिए रोबोट डिज़ाइन किया गया है रोबो मैपर। भारत का सर्ट टीम ने किस रैंसमवेयर को लेकर अलर्ट जारी किया है? तो अकीरा। भारत सर्ट टीम ने किस रैंसमवेयर को अलर्ट जारी किया है? अकीरा। सर्ट का विस्तृत रूप क्या है? कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम ऑफ इंडिया। कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम ऑफ इंडिया।